हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो देखिए, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा है। अब आज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी लेनी है। तो बच्चों, होता क्या है कि किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कह सकते हैं कि किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, या अगर बेसिक लैंग्वेज में हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर के बराबर होता है। बच्चों, अगर मैं बेसिक बात करूं यहां से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब इफ E इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एट सरफेस, किसी अगर सरफेस पर E की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो फाई बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट ए। अब आपको पता है कि अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। यहां से ये पता चला फाई इज स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम, ए की यूनिट, इनटू एरिया की यूनिट यानी कि मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। बच्चों, यहां पे हमको बेसिक जानकारी तो मिल चुकी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बट यहां पे हम एक नई चीज देख रहे हैं, हमको ए वेक्टर दिखाई दे रहा है, मींस एरिया वेक्टर। तो थोड़ा सा हम अब एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। होता क्या है कि जनरली तो एरिया को एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेते हैं। मतलब अगर ये कोई एक स्क्वायर सरफेस या रेक्टेंगुलर सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा। तो बच्चों, अगर ये सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इधर होगा ऊपर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा ऐसा। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों ओपन एरिया। मींस जो ओपन एरिया होते हैं, ठीक है, ओपन एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर भी लिखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। मतलब इसी का अगर एरिया वेक्टर निकालना हो तो हम ऐसे भी लिख दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा। जहां पर इसका एरिया ए है और डायरेक्शन नीचे, यहां पे डायरेक्शन इधर है। तो ओपन एरिया का मतलब होता है कि जैसे किसी रिंग का एरिया लेना हो, या किसी डिस्क का एरिया लेना हो, किसी स्क्वायर प्लेट का एरिया लेना हो, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया लेना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एरिया। ठीक है, और इनका जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों तरफ परपेंडिकुलर में हो सकता है। मतलब जैसे हम इस मोबाइल को ही सपोज कर लेते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इसको हम थिन प्लेट मान लें, बहुत थिन प्लेट है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर कहीं पर एक क्लोज्ड सरफेस हुआ, क्लोज्ड सरफेस का मतलब जैसे
क्यूबिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है। इसका मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस मतलब स्फीयर, ठीक है, या क्यूब, ये जैसे एक मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, तो ये स्फीयर है, ये क्यूब है, तो इन सबका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट आउटवर्ड। इसका मतलब अगर यहां पे कहीं एरिया वेक्टर निकालना हो तो इससे आउटवर्ड, यहां परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर निकालना हो तो इधर का परपेंडिकुलर, यहां का अगर एरिया वेक्टर छोटा सा एरिया का निकालना हो तो इधर, यहां का निकालना हो तो इधर। तो इन सब पर जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है, लेकिन किसमें, क्लोज सरफेस में। बट ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है, मींस नॉर्मल में जैसे ये एरिया वेक्टर लेना है तो ये ऊपर भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो इसका एरिया वेक्टर नीचे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस क्यूब का अगर एरिया वेक्टर लेना है तो क्या हो सकता है, इसका इस सरफेस का ऊपर की तरफ, इस सरफेस का इस साइड, इस सरफेस का इस साइड, इस सरफेस का इस साइड, ये वाली सरफेस का आउटवर्ड, इसके अंदर वाली सरफेस का इनवर्ड। मींस क्यूब में किसी भी सरफेस पर अगर आपको एरिया वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स का हमें एरिया वेक्टर लेना हो पूरा, तो हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, 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 ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, और जो ये अंदर की तरफ सरफेस ये वाला है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से लेते हैं, मतलब क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और जो ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ हो सकता है। अगर हम कहीं ओपन सरफेस ले लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर नीचे दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एरिया वेक्टर की, ठीक है। तो एरिया वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए आपको। तो एरिया वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे अब एक एरिया वेक्टर हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे कह दिया जाए, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जबकि ये z एक्सिस है। एक्चुअल में बच्चों z एक्सिस ऐसी होती है, परपेंडिकुलर, ये आउटवर्ड बाहर, बट ऐसा हम इसमें 3D डायग्राम नहीं बना सकते ना, इसलिए माना जाता है ऐसे फोटो क्लिक की गई है तो ये ऐसे आ जाती है, जबकि रियलिटी में ये ऐसी है। अब बच्चों क्या है कि अगर हम मान लें कि इसमें XY प्लेन में एक एरिया है, जैसे मान लो ऐसा, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड क्या है, ए। आपको पता है ना स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। अब कोई पूछ दे कि इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, या इसका एरिया कितना होगा। तो बच्चों बेसिकली आपको पता है कि ये पॉइंट तो क्या होगा, 0,0,0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचिए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a,0, क्योंकि ये y एक्सिस पे गया। इसका मतलब अगर इसको हम पॉइंट का नाम दे दें OABC, तो आपको यहां से OA वेक्टर कितना मिलेगा सोचिए, OA वेक्टर तो क्या मिलेगा AI। OC वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, तो ये क्या आएगा बच्चों आपके पास, ये आएगा AG, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ OABC, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा सोचिए, ए वेक्टर, एरिया को हम किससे लिख रहे हैं, ए वेक्टर से। तो ये क्या आएगा, तो आपको पता है किसी भी सरफेस का जब एरिया निकालना होता है रेक्टेंगुलर शेप में या जो भी ओपन एरिया है,
तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका और इससे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, मींस OA क्रॉस OC। ठीक है, आइए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा A वेक्टर इज इक्वल टू OA, कितना है बच्चों, AI क्रॉस OC, ये कितना है बच्चों, AJ। तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या निकलेगा, A स्क्वायर I क्रॉस J। तो I क्रॉस J की वैल्यू क्या होती है, K होती है। तो I क्रॉस J की वैल्यू K, मतलब A वेक्टर की वैल्यू आ गई A स्क्वायर K। अगर ये सारी यूनिट मीटर में थी तो ये आंसर हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, A स्क्वायर K वेक्टर। हाँ, दिख भी रहा है कि अगर एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो किधर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब के एक्सिस में जाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा। बट अगर इसी का दूसरा पॉइंट आप देखिए, आपने अगर एरिया निकालते समय यही एरिया फाइंड कर रहे होते, बट आप क्या करते कि OC क्रॉस OA कर देते, तो यही एरिया आपका आ जाता AJ क्रॉस AI। J क्रॉस I क्या होता है बच्चों, माइनस के, मीन्स A स्क्वायर माइनस K। तो ये भी तो आ सकता था हमारा आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ओपन एरिया में अब इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो प्लस के भी हो सकती है और इसके अंदर की तरफ माइनस के में भी हो सकता है। मीन्स अगर ऐसा कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ओपन एरिया में दोनों तरफ एरिया वेक्टर पॉसिबल है, बट जो क्लोज सरफेस होंगे उनका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा। ठीक है, एरिया से परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। आई थिंक एरिया वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम फ्लक्स में अपने लौट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में लौट चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया था कि फाई इज इक्वल टू, हमने ये समझ रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, मीन्स फाई इज इक्वल टू E डॉट dA जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी सरफेस पर। ठीक है, जहां पर फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होती है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा, जहां पर बच्चों ये थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। अब जैसे बच्चों हम एक सरफेस बना लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे फाई हमने समझ लिया, थीटा क्या है, एंगल है E और एरिया वेक्टर का। तो ऐसे सपोज कर लीजिए कि आपको एक सरफेस दे दिया गया, ठीक है, मीन्स ये सरफेस कुछ ऐसा है जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है बच्चों, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा। तो कॉस जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि E और A दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E इंटू A। अब अगर एक सरफेस बच्चों ऐसा है, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है। तो अगर अब बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। मतलब यहां पे क्या था कि एरिया वेक्टर तो ऐसा था बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और एरिया वेक्टर इधर था। दोनों बीच का एंगल क्या था देखिए, तो इन दोनों बीच का एंगल क्या था, थीटा था। ये थीटा हमने यहां यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि इसका पहला पॉइंट लेता हूं कि फाई डिपेंड्स ऑन ई। मान लेते हैं कि दो ये सेम एरिया हमने ले लिए, ठीक है, और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा सा वीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, जबकि एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रांग है। अब क्या होगा बच्चों, सोचिए, कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, एरिया दोनों का ए है। अब सोचिए किससे फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, तो एरिया तो दोनों का सेम है, एरिया वेक्टर दोनों का क्या है, ए है। जैसे इसको बना देते हैं, ये एरिया वेक्टर, इसका भी एरिया वेक्टर ए है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। अब सोचिए इसका फ्लक्स कितना होगा, तो यहां से बच्चों फ्लक्स पास होगा, यहां से फ्लक्स कितना पास होगा, तो यहां से फ्लक्स पास होगा 3 भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन 90 डिग्री पे। ठीक है, एरिया से 90 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका फ्लक्स कितना पास हो जाएगा, 5। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहीं स्ट्रांग है तो वहां से फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा पास हो जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ एरिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस एट इक्विडिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे हमने एरिया कम रखा, कुछ ऐसा। ठीक है, मीन्स ये एरिया वेक्टर हो गया। यहां पे हमने एरिया थोड़ा ज्यादा रखा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब सोचिए ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, किस एरिया से फ्लक्स ज्यादा पास हो रहा होगा यहां पे, सोचिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया। तो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही नॉर्मल डायरेक्शन में, सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, हर जगह E है, तो किस एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही। तो इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही, 2। इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है,
1 2 3 4 4। तो फ्लक्स इसका हो गया 4 और इसका क्या हो गया 2। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगली चीज आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, कॉस थीटा आता है ना फार्मूले में, तो फाई डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं कि एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, इसमें एक एरिया कुछ इस तरीके से पुट किया गया, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और एक इसमें एरिया कुछ ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे पहले एरिया के लिए, एरिया दोनों का सेम है, बट इसका एरिया वेक्टर किधर है? इस तरफ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है, इसका मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो अगर आप इसका फ्लक्स लिखेंगे पहले एरिया का, ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया इस केस में, ई भी सेम है दोनों एरिया के लिए और एरिया भी सेम है, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी फील्ड लाइन पास हो रही? 3, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? 3, जबकि इसका फ्लक्स कितना होगा? तो भाई ये ऐसे रख दिया गया प्लेन, तो ऐसे जब प्लेन रख दोगे तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? परपेंडिकुलर, चाहे आउटवर्ड लो या इनवर्ड लो। हम मान लेते हैं आउटवर्ड हमने ले लिया डॉट, ये एरिया वेक्टर हो गया, डॉट का मतलब ऐसे आउटवर्ड, ई इधर, तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? सोचो, ई डॉट ए होता है तो ई ए कॉस कितना बनना है? 90, यहां कॉस 0 था इसलिए ई इंटू ए, सीधा नंबर ऑफ फील्ड लाइन ले लिया। तो यहां पे अगर देखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहां पे एरिया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर, और तीसरा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स यहां पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थ्रू एनी सरफेस इज 3i माइनस 4j प्लस 5k न्यूटन पर कूलम, एंड सरफेस एरिया ऑफ द लेमिना। ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर लेमिना आपको दे दिया गया, जिसका सरफेस एरिया आपको दे दिया गया 3i 4j। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया। ठीक है, तो किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3i माइनस 4j प्लस 5k है, यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो 3i माइनस 4j मीटर स्क्वायर है। तो हमको बताना है वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा इस सरफेस से। तो फाई बराबर क्या फार्मूला होता है? ए डॉट ए। तो बेसिकली हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ई 3i 4j 5k डॉट 3i माइनस 4j। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पता है ना आपको, i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, और j डॉट k 0 होता है, k डॉट i 0 होता है, i डॉट j भी 0 होता है। मीन्स सेम i का, j का, k का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो i का i से डॉट किया 3 3 जा 9, j का j से डॉट किया 16 माइनस माइनस, प्लस k का
कर ही नहीं सकते, आई से करेंगे तो भी जीरो, जे से करेंगे तो भी जीरो, ठीक है, तो बाकी सब जीरो ही आने हैं। तो फाई की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन उसकी क्या है, आई मतलब एक्स एक्सिस, और एक एक्स वाई जेड प्लेन में एक क्यूब रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। इस पर एक क्यूब रखा हुआ है बच्चों कुछ ऐसा, ये क्यूब रखा है, ठीक है, और इस क्यूब की साइड ए है, ये क्यूब वाई एक्सिस से कुछ ऐसा है मान लीजिए बी डिस्टेंस पर, ठीक है। हमको इस क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्यूब की नेमिंग कर देते हैं। इस इंड को, इस कॉर्नर को कहा P, तो ये क्या बनेगा Q, ये R S T U V W। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यूब के सारे सरफेस पर कितनी होगी, क्योंकि इसमें 6 सरफेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 अंदर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमारे पास एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। और जो ये सरफेस है WV QP, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स एक्सिस में। अब एरिया वेक्टर देखिए, तो बच्चों इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस सरफेस का सोचो, क्यूब सपोज कर लो ये है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का नीचे, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, इसका ये UV QP इसका इधर, और ये TURS है उसका अंदर। तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो यहां पे बच्चों इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, आउटवर्ड, किसी क्लोज का जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों कि देखिए इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास होगा PQRS से, नहीं, PQUV से, इससे भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा PQUV का, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर इधर, तो यहां भी फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे। ऐसे ही RSTU, इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो वहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम PQRS इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम VUTW इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम PQVW इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम TURS, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इन सबसे फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो। तो 4 सरफेस तो फ्लक्स जीरो होगा, क्यों, बिकॉज इज परपेंडिकुलर टू ए, इन सब पे ई और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और फाई बराबर क्या होता है, ई ए यानी ई डॉट ए
मीन्स ई ए कॉस इनके बीच का एंगल, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फाई क्या होगा 0। तो इन सब पर फ्लक्स 0 होगा। अब किन सरफेस की बात बची हुई है, वो बची हुई है इस सरफेस की और इस सरफेस की। तो फ्लक्स फ्रॉम पी एस टी डब्ल्यू, ये पी एस टी डब्ल्यू, इसका देखिए क्या होगा, इससे होगा ई डॉट ए, ठीक है। ई किधर है इधर, ए किधर है इधर, इनके बीच का एंगल ये कितना है बच्चों, ये एंगल कितना है, तो ई की वैल्यू वेक्टर रखो ई नॉट, वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है भाई, क्या आएगा ई ए कॉस इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है देखिए 180 डिग्री, ठीक है। अब ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ए कितना होगा, तो भाई सबकी साइड ए थी, तो एरिया हर साइड का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ई नॉट ए कॉस 180 की वैल्यू कितनी आई है, तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 180 की वैल्यू क्या है देखिए -1, तो आएगा माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बात करें फाई ऑफ क्यू आर यू वी, इसका देखिए फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस का, अभी हमने इसका निकाला था, इसका फ्लक्स क्या होगा, तो ई डॉट ए फिर करेंगे, यहां ई और ए के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, देखिए दोनों पैरेलल हो रहे हैं एक दूसरे के, क्यू आर यू वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू ई नॉट, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। सो नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, इन सब को ऐड कर दो, ये चारों फ्लक्स 0, ये प्लस ये, ठीक है, सीधी सी बात है, ये तो सब 0 ही है, प्लस ये क्या आएगा हमारे पास, तो 0 प्लस ये आएगा तुम्हारे पास ई नॉट ए स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस का, प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, बाकी सारे तो 0 हो चुके हैं, तो नेट फ्लक्स अभी भी क्या आएगा 0। इसका मतलब क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या आएगा। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि हमको दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई, ठीक है, और हमको एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से फाइंड करना है, क्यूब ऐसा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और ये यहां पे हमने एक क्यूब रख दिया, और ये क्यूब वाई एक्सिस से मान लीजिए एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और क्यूब की हर साइड ए है, सारी साइड क्यूब की क्या है ए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी एक्स एक्सिस में है, तो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही बनेगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। बट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रही होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी ए डैश, यहाँ पे कुछ और होगी ए डबल डैश, यहाँ पे कुछ और होगी ए ट्रिपल डैश, और यहाँ पे कुछ और होगी ए 4 डैश, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वो ई 5 डैश, इसके अंदर वाले में ई 6 डैश। बच्चों अगर बात करूं मैं कि इसकी हम नेमिंग कर दें, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से एरिया वेक्टर में देखूं तो पी क्यू आर एस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। क्यू आर यू वी का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस साइड। यहां का वी यू टी डब्ल्यू इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर, क्यों एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहां का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी था, ठीक है। ये जो पी क्यू वी डब्ल्यू है इसका एरिया वेक्टर बाहर,
TU RS इसका एरिया वेक्टर अंदर। फिर वही बात है कि फ्लक्स फ्रॉम PQVW is equal to flux from SRUT is equal to flux from TUVW is equal to flux from PQRS। ये क्या होगा? 0 होगा। क्यों? बिकॉज एट each surface E vector is perpendicular to A vector, so phi is equal to E dot A, that's why it is 0। तो बच्चों यहां पे भी दो ही सरफेस बचेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक इस सरफेस से और एक इस सरफेस से। हमको इसका नेट फ्लक्स बताना है। हमको क्या बताना है? हमको फाई नेट कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे ई डैश की वैल्यू क्या होगी, सोचिए। तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी? तो ये कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स एक्सिस पे एल डिस्टेंस पर। तो एक्स एक्सिस में एक्स की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे एल आ जाएगा। तो यानी कि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ई नॉट एल आई। ई डबल डैश कितना आएगा सोचिए? तो क्या है? ई नॉट एक्स आई। तो ई नॉट एक्स की वैल्यू यहां तक हो जाएगी। अब तो ये एल है और ये ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी? ए प्लस एल। ठीक है, तो ई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट एक्स की वैल्यू ए प्लस एल आई, ये हो गई। तो फाई ऑफ पी एस टी डब्ल्यू ये कितना आएगा? ये आएगा ई डैश इंटू ए, ई डैश डॉट ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा बच्चों? ई डैश ए कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है? देखिए इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। ई डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां हर जगह पे क्या है? एक्स की वैल्यू सेम होगी इस प्लेन पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हम ई डॉट ए कर सकते हैं। अब ये क्या आएगा बच्चों? ई डैश की वैल्यू कितनी है? देखो ई नॉट एल। ए एरिया कितना होगा इसका? वही ए स्क्वायर, कॉस 180 वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा? माइनस का ई नॉट एल ए स्क्वायर। दिस इज फाई ऑफ पी एस टी वी। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कि फाई निकालूं किसका? क्यू आर यू वी का, इस सरफेस का, तो इसका फ्लक्स कितना आएगा बच्चों? जरा ध्यान दो यहां पे। ये होगा ई डबल डैश डॉट ए फाई ऑफ क्यू आर यू वी इज इक्वल टू, यह आएगा ई डबल डैश ए कॉस, इनके बीच का एंगल तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कॉस 0। ठीक है, अब ई डबल डैश की वैल्यू यहां पुट कीजिए तो क्या आएगा? देखिए ई नॉट ए प्लस एल डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर, यहां का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाई ऑफ क्यू आर यू वी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर। ठीक है, सो नेट फ्लक्स, तो देखिए पहले तो इन चारों का देखिए, ये तो 0 था, प्लस ये और प्लस ये, बट ये वाला फ्लक्स क्या है? निगेटिव, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले इन चारों का 0 प्लस ये वाला फ्लक्स माइनस का ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ये वाला फ्लक्स ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर। ई नॉट एल ए स्क्वायर से ई नॉट एल ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? फाई नेट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों?
क्या आ जाएगी, ई नॉट ए क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। तो ई नॉट ए क्यूब, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और लगातार हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।